प्रिय साथियों, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी मूल अधिकारों से जुड़े हुए अनुच्छेद 14 और 15 के बारे में। ठीक है, अनुच्छेद 14 में हमने जाना कि विधि के समक्ष समानता क्या होगी, विधि के संरक्षण में समानता क्या होगी, और साथ ही में हमने अनुच्छेद 14 से जुड़े हुए कुछ अपवादों के संबंध में भी चर्चा की थी। जैसे अनुच्छेद 105 जिसमें सांसदों को विशेष अधिकार दिया गया है, अनुच्छेद 194 जिसमें भारत के विधायकों को कहीं ना कहीं विशेष अधिकार दिया गया है। ठीक उसी प्रकार अनुच्छेद 31 गए जिसमें राज्य को विशेष अधिकार है कि वो डीपीएसपी के क्रियान्वयन के लिए कोई विधि बना सकता है। साथ ही में हमने अनुच्छेद 361 को भी देखा जिसमें राष्ट्रपति और राज्यपालों को विशेष अधिकार दिया गया है। उसके बाद हमने सामाजिक समानता से जुड़े हुए अनुच्छेद 15 के संबंध में पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि राज्य किसी नागरिक के प्रति केवल उसके धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। ठीक है, किंतु वहीं हमने अनुच्छेद 15(3) में यह भी देखा कि राज्य को यह अधिकार प्राप्त है कि वो महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बना सकता है, और हमने ये भी जाना कि वो ऐसा क्यों कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो सामाजिक न्याय की श्रेणी में आता है। अगला जो आर्टिकल है उसका सीधा सीधा जुड़ाव लगाव आपके साथ है, वो कहीं ना कहीं आपको भी इफेक्ट करता है। ठीक है, आप सभी स्टूडेंट जो हैं वो बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी शिद्दत के साथ तैयारी कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से उन्हें सरकारी नौकरी मिल जाए। ठीक है, तो ये जो सरकारी नौकरी के संबंध में जो प्रावधान है उसी से जुड़ा हुआ है अनुच्छेद 16, जिसमें अवसरों की समानता की बात कही गई है। ठीक है, कि सरकारी नौकरियों के अवसर किस प्रकार से मिलेंगे, उसमें किस प्रकार की समानता होगी, राज्य किन किन आधारों पर लोगों के साथ सरकारी नौकरी प्राप्त करने में, अवसर प्राप्त करने में भेदभाव नहीं करेगा, और साथ ही में सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण का प्रावधान है, साथ ही में पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान है, उनके संबंध में भी हम देखेंगे। साथ ही में अनुच्छेद 16 से जुड़ा हुआ इंदिरा साहनी विवाद जो है, जिसे मंडल केस भी कहा जाता है, उसके संबंध में भी हम अच्छे से जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 16 की यदि मैं बात करूं तो अनुच्छेद 16 में मूलतः 5 खंड हैं दोस्तों। कितने खंड हैं? 5 खंड हैं। ठीक है, इन 5 खंडों में से जो शुरुआती 2 खंड हैं अनुच्छेद 16(1) और अनुच्छेद 16(2), इन दोनों खंडों में आपके मूल अधिकारों की चर्चा की गई है। किसकी चर्चा की गई है? आपके मूल अधिकारों की। जबकि शेष खंडों में जैसे कि अनुच्छेद 16(3) में, अनुच्छेद 16(4) में, अनुच्छेद 16(5) में, इन खंडों में बात की गई है राज्य को प्राप्त अधिकारों की, कि वो किन किन आधारों पर विधि बनाकर 16(1) और 16(2) को ओवरलैप ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, समझिएगा कैसे। सबसे पहले मैं बात करूंगा अनुच्छेद 16(1) की। ठीक है, अनुच्छेद 16(1), अनुच्छेद 16(1) में कहा गया है कि राज्य के अधीन, किसके अधीन दोस्तों? राज्य के अधीन। यहां पर राज्य के अधीन की बात जो है वो सरकारी नौकरी, ऐसी सरकारी नौकरी जो या तो केंद्र सरकार के अधीन है या राज्य सरकार के अधीन है। राज्य के अधीन किसी पद पर, राज्य के अधीन किसी पद पर नियुक्ति, किसी पद पर नियुक्ति या नियोजन, नियुक्ति या नियोजन से संबंधित, नियोजन से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों को, यहां पर शब्द आया है दोस्तों नागरिक। क्या शब्द आया है? नागरिक शब्द आया है। इसका मतलब अनुच्छेद 16 में जो मूल अधिकार है वो सभी व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है, बल्कि वो केवल उन्हीं व्यक्तियों को प्राप्त हैं जिन्हें भारत देश के गृह मंत्रालय ने भाग 2 के अधीन नागरिकता या सिटीजनशिप प्रदान की हुई है। तो यहाँ पर नागरिकों की बात की गई है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियुक्ति या नियोजन से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों को अवसरों की समानता होगी। किसकी समानता होगी दोस्तों? अवसरों की समानता होगी। यानी कि जो आपकी वैकेंसीज हैं, आपकी नौकरियां हैं, उन्हें प्राप्त करने का सभी को बराबर से मौका दिया जाएगा, और जो योग्य होगा वो उसे प्राप्त कर लेगा। ये बात अगर हम आसानी से समझे तो यही बात 16(1) में कही गई है कि राज्य के अधीन जितने भी पद आते हैं, सरकार के अधीन जितने भी पद आते हैं, ठीक है, वो उन पर जब वो वैकेंसी करेगी, रिक्रूटमेंट करेगी, तो वो उनमें सभी नागरिकों को उसे प्राप्त करने के लिए बराबर से समान अवसर देगी, किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी। ठीक है, और जो कैपेबल होगा वो उसे प्राप्त कर लेगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है
कि यहां केवल राज्य के अधीन आने वाले पदों की बात हो रही है। यानी कि ये जो अनुच्छेद 16(1) है, ये अनुच्छेद 16(1) जो है ये निजी क्षेत्रों में, या हम कहें निजी क्षेत्र की नौकरियों में, या फिर संविदा का हिंदी अर्थ होता है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, संविदा क्षेत्र में लागू नहीं है। इसका मतलब समझ पा रहे हैं आप कि अगर कोई निजी क्षेत्र है, कोई प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी जो है, उन प्राइवेट कंपनियों में जो पद हैं, उन पदों के रिक्रूटमेंट में कंपनी जो है वो स्वयं के अनुसार रिक्रूटमेंट करेगी, अर्थात वो सभी लोगों के लिए उसमें अवसर दे या ना दे, ये उसकी इच्छा पर निर्भर है। साथ ही में यदि सरकार या प्राइवेट कंपनियां किसी पद को संविदा या कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से भरती हैं, तो उनमें भी अवसरों की समानता वाला जो कॉन्सेप्ट है अनुच्छेद 16(1) में जो दिया गया है, ये लागू नहीं होगा। समझ आई बात? अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर, ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 16(2) की तरफ। अनुच्छेद 16(2) की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 16(2) कहता है कि राज्य के अधीन, किसके अधीन दोस्तों? राज्य के अधीन किसी पद पर नियुक्ति या नियोजन करते समय जो राज्य है वो किसी नागरिक के प्रति केवल उसके धर्म, उसकी जाति, उसके लिंग, उसके मूल वंश, उसके जन्म स्थान, ठीक है, उसके वंश क्रम, या फिर हम कहें निवास स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का विभेद नहीं करेगा। अनुच्छेद 16(2) में दरअसल उन आधारों को बताया गया है जिन आधारों पर राज्य नागरिकों के साथ नौकरियों में भेदभाव नहीं कर सकता, ठीक है। इसमें कहा गया है कि राज्य सार्वजनिक नियोजन, या हम कहें कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियुक्ति या नियोजन के संबंधित विषयों में राज्य किसी नागरिक के प्रति केवल, ये शब्द याद रखिएगा, नागरिक के प्रति केवल उसके धर्म, उसकी जाति, उसका लिंग, उसका मूल वंश, उसका जन्म स्थान, उसका वंश क्रम या उसका निवास स्थान, ठीक है। यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1, 7। जैसे अनुच्छेद 15 में मैंने आपको पढ़ाया था कि वहां पर राज्य 5 आधारों पर भेदभाव करने के लिए बना कर रहा था, लेकिन यहां पर सरकारी नौकरियों में कहा गया है कि राज्य किसी को नौकरी प्राप्त करते वक्त इन 7 आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। उदाहरण के लिए, यदि कोई रिक्रूटमेंट, जैसे हाल ही में मान लीजिए कोई रिक्रूटमेंट आया है, आप ये मान लीजिए राजस्थान एसआई का आप ले सकते हो, पीएसआई का उदाहरण, ठीक है। तो जब आप फॉर्म भरते हो तो क्या राज्य केवल आपको धर्म के आधार पर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई होने के आधार पर, या उसमें किसी जाति के आधार पर, या महिला या पुरुष के आधार पर, या इनमें से लिखित किसी अन्य आधार पर आपको फॉर्म भरने से रोकता है, अप्लाई करने से रोकता है, उस अवसर को प्राप्त करने से रोकता है? जवाब होगा नहीं। ऐसा वो इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि अनुच्छेद 16(2) में इसका विभेद किया गया है। इसमें कहा गया है कि इन अवसरों को, जिन अवसरों की बात कही जा रही है, नौकरियों में जो अवसर हैं, इन अवसरों को प्राप्त करते समय, ठीक है, राज्य किसी नागरिक के साथ केवल उसके धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान, वंश क्रम या निवास स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है। अब आप कहोगे सर करता है, जाति के आधार पर करता है, आरक्षण करता है, कहीं कहीं पर निवास के स्थान के आधार पर करता है, तो मैं उनके बारे में भी चर्चा करूंगा। नॉर्मली इन आधारों पर वो भेदभाव नहीं करता है। यहां पर केवल का मतलब यह है कि राज्य इन 7 आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त हो सकता है 8वां कोई आधार हो, 9वां कोई आधार हो, उसके आधार पर आपके साथ भेदभाव किया जा सकता है। जैसे कि शिक्षा, क्या शिक्षा इनमें कहीं पे आ रहा है? जैसे कि उसके अलावा आप देख सकते हो, जैसे कि आप मान लीजिए शारीरिक योग्यता, जैसे यूपी आपके जो राजस्थान एसआई है, इसमें शारीरिक मापदंड बनाया गया है कि आपकी ऊंचाई इतनी होनी चाहिए, आपको इतना लॉन्ग जंप करना है,
ठीक है, आपको इतना रेस करना है तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हो। यदि रेट से संबंधित, शिक्षक ग्रेड से संबंधित कोई वैकेंसी आपको देखनी है तो उसमें एक नेसेसिटी लगा दी जाती है कि आपको बीएड होना कंपलसरी है, ठीक है। तो और बहुत सी ऐसी नौकरियां जिनमें डिप्लोमा या कोई ना कोई शैक्षणिक अर्हता जरूर लागू कर दी जाती है, लेकिन वो जो चीजें हैं क्या वो इन 7 आधारों में आ रही है? नहीं आ रही। तो राज्य शिक्षा के आधार पर, ठीक है, या शारीरिक योग्यता के आधार पर या अन्य किसी योग्यता के आधार पर वो भेदभाव कर सकता है, किंतु ये 16(2) में लिखित जो 7 आधार हैं इनके आधारों पर वो किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकता। आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी, ठीक है दोस्तों। तो ये ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 16(2) में ये बात कही गई है। अब हम बात करेंगे कि राज्य किन किन आधारों पर आपसे भेदभाव कर सकता है। दरअसल हम बात करेंगे अनुच्छेद 16(1) और 16(2) के अपवादों के संबंध में। ये तो 16(1) और 16(2) तो हो गए आपके मूल अधिकार। अब राज्य के पास कौन कौन से अधिकार हैं इनके विरुद्ध, उनके संबंध में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। देखिए हम बात करेंगे अनुच्छेद 16(3) की, ठीक है। देखिए अनुच्छेद 16(3) में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 16(3) में कहा गया है कि राज्य को यह अधिकार प्राप्त है, या मैं यूं कहूं कि दरअसल राज्य को नहीं, ये संसद को प्राप्त अधिकार है, ठीक है ना, कि संसद जो है, संसद विधि बनाकर, विधि मतलब कानून, विधि बनाकर किसी राज्य क्षेत्र में निवास संबंधी, राज्य क्षेत्र में निवास संबंधी शर्तें लागू कर सकती है, लागू कर सकती है। देखिए अभी हाल ही में हमने क्या देखा 16(2) में, जिसमें कहा गया था कि राज्य निवास स्थान के आधार पर भी कि आपका निवास कहां है, इस आधार पर भी आपके साथ नौकरियों में भेदभाव नहीं करेगी। लेकिन देखिए उसके जस्ट विपरीत 16(3) क्या कह रहा है कि संसद को यह अधिकार प्राप्त है, किसको प्राप्त है? संसद को, कि वह विधि बनाकर राज्य क्षेत्र में, राज्य में, संपूर्ण राज्य में या राज्य के किसी क्षेत्र में निवास संबंधी शर्त लागू कर सकती है। यानी कि संसद यदि चाहे तो वो ऐसा कानून बना सकती है कि आपको इस राज्य में या किसी भी राज्य में वो करती है कि उस राज्य में यदि आपको नौकरी करनी है, नौकरी प्राप्त करनी है, तो आपको उसी राज्य का मूल निवासी होना जरूरी है। यदि मैं अनुच्छेद 16(3) की बात कर रहा हूं तो याद रखिएगा कि वर्तमान में अनुच्छेद 16(3) में जो निवास संबंधी शर्त है, ये वर्तमान में जैसे कि आपका हिमाचल प्रदेश, ठीक है, इसके अलावा तेलंगाना का कुछ क्षेत्र, ठीक है, इसके अलावा आंध्र प्रदेश राज्य का कुछ क्षेत्र, इसके अलावा मणिपुर राज्य, ठीक है, इसके अलावा त्रिपुरा राज्य, ठीक है, इन राज्यों में वर्तमान में भी निवास संबंधी शर्त लागू है। यानी कि इन राज्यों में यदि आपको नौकरी प्राप्त करनी है तो आपको इसी राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है। दूसरी बात यह ध्यान रखिएगा कि यह शर्त संपूर्ण राज्य में लागू हो, यह भी जरूरी नहीं है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के संपूर्ण की बजाय कुछ हिस्सों में लागू है, वहीं मणिपुर और त्रिपुरा जैसे राज्यों में यह संपूर्ण रूप से लागू है। लेकिन किसी राज्य के या राज्य क्षेत्र के संबंध में इस निवास संबंधी योग्यता लागू करने की या ऐसा कानून बनाने की जो शक्ति है वो केवल किसको प्राप्त है दोस्तों? केवल संसद को प्राप्त है। केवल संसद ही ऐसा कर सकती है। सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों? देखिए दरअसल इसकी वजह है कि संसद को यदि लगता है कि ये जो राज्य है, कि मान लीजिए कोई भी एक एक्स राज्य है, उस राज्य के जो निवासी हैं उस राज्य के अधीन नौकरियों में उनकी संख्या बहुत कम है, किंतु बाहरी व्यक्तियों की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में सामंजस्य बनाए रखने हेतु जो संसद है वो इस प्रकार की विधियों का निर्माण कर सकती है। आई होप आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है दोस्तों। लेकिन ये सामाजिक न्याय भी है, ध्यान रखिएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं अनुच्छेद 16(4) और अनुच्छेद 16(4) जो है ये आपकी लाइफ से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद 16(4) देखिए अनुच्छेद 16(4) क्या कहता है। दरअसल सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण का प्रावधान है वो हमें अनुच्छेद 16(4) में ही देखने को मिलता है, जिसमें कहा गया है कि राज्य को यह अधिकार प्राप्त है। किसको दोस्तों? राज्य को यह अधिकार प्राप्त है, राज्य को अधिकार प्राप्त है कि वह
वह पिछड़े हुए नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं में, कैसी सेवाओं में दोस्तों? सरकारी सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान कर सकती है। किसका प्रावधान कर सकती है? आरक्षण का प्रावधान कर सकती है, कर सकता है। जुड़ा हुआ है ना आपसे सीधा सीधा, आपको भी नौकरी लेनी है। और आज देखिए, आज के समय में हम बात करें तो अधिकतर लोग जो है वो कहीं ना कहीं इसी आरक्षण को कहीं ना कहीं कोसते रहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि बगैर आरक्षण के आप नौकरी नहीं लग सकते, बिल्कुल लग सकते हैं। बस आप अपनी मेहनत पर और अपने आप पर विश्वास रखें। बहुत लोग लगते हैं, आप भी लगोगे। बस जरूरत है कि आप अच्छे से मेहनत करें, ठीक है? उस मेहनत में आप ईमानदारी रखेंगे तो आपको किसी भी प्रकार के आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। आप हर हाल में अपने लिए जो भी है किसी ना किसी पद को प्राप्त कर लेंगे। वापस आते हैं अपने पॉइंट पर। अनुच्छेद 16(4) में कहा गया है कि राज्य को यह अधिकार प्राप्त है कि वह पिछड़े हुए नागरिकों के लिए, कैसे नागरिकों के लिए दोस्तों? पिछड़े हुए नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान कर सकती है। देखिए, अधिकतर स्टूडेंट्स या छात्र छात्राओं के मन में यह हमेशा रहता है कि आरक्षण जो है भारतीय संविधान में वो जातिगत आधार पर दिया गया है। तो ये भ्रम आप बिल्कुल निकाल दीजिए। भारतीय संविधान में जातिगत व्यवस्था के आधार पर कहीं पर भी आरक्षण का प्रावधान नहीं है। बस उसका प्रावधान है पिछड़ापन। किन किन आधारों पर? सामाजिक पिछड़ापन, आर्थिक पिछड़ापन और राजनीतिक पिछड़ापन। जैसे अगर मैं कुछ समय पहले की बात करूं तो राजस्थान राज्य ने गुर्जर समाज को सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण दिया था, ना कि जाति के आधार पर। ठीक इसी प्रकार मोदी सरकार ने सवर्ण जो जातियां हैं, जो आर्थिक रूप से पिछड़ी हैं, उन आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई जातियों को 10% का आरक्षण प्रावधान दिया था। ठीक है? तो सबसे पहले तो ये सोचिए कि आरक्षण जो है वो जातिगत आधार पर नहीं है, बल्कि इसके लिए एक पैरामीटर है पिछड़ेपन का। किन किन आधारों पर? सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर, शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर, या फिर आर्थिक रूप से पिछड़ेपन के आधार पर राज्य जो है वो सरकारी सेवाओं में क्या कर सकता है? आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। समझ आई बात? ठीक है। अब देखिए, हाँ, अगर आप मुझसे पूछे कि सर आप आरक्षण को समानता विरोधी मानते हैं कि नहीं मानते, तो देखिए पर्सनली ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत, अब मैं आरक्षण का लाभार्थी हूं इसलिए ऐसा कह रहा हूं। मैं आरक्षण विरोधी नहीं हूं। देखिए उसकी वजह है, अब सोचिए कि भारतीय समाज में प्राचीन काल से ही जो एक वर्ग है, खास करके नीची जातियों का जो वर्ग है, जिन्हें वर्तमान में आरक्षण प्राप्त है, उनका हमेशा से शोषण किया जाता रहा है। और हम इस बात से आज भी मनाही नहीं कर सकते कि वर्तमान समय में भी वो भेदभाव का शिकार नहीं होते। किसी ना किसी स्तर पर किसी ना किसी भेदभाव का सामना उन्हें आज भी करना पड़ता है। ठीक है? तो क्या सरकार का यह सामाजिक दायित्व नहीं है कि वो ऐसे लोगों के लिए जो किसी ना किसी रूप से पिछड़े हैं, उनके लिए समुचित व्यवस्था करे? और इसीलिए संविधान में आरक्षण की व्यवस्था आई। ठीक है? वो कभी मौका मिला तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट टॉक में बताऊंगा कि जो आरक्षण है वो किस हद तक सही है, किस हद तक गलत है। लेटरल पदों पर, जो हमारे बड़े पद हैं, उन पर लेटरल एंट्री क्या होती है, जो जिसे आप बैकडोर एंट्री भी कहते हो, आजकल बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। उस संबंध में हम एक अलग से आपके लिए एक मैं लेक्चर तैयार करूंगा, जिसमें केवल और केवल आरक्षण के मुद्दे पर ही बात होगी। तो आपको यह याद रखना है कि सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण का प्रावधान है वो अनुच्छेद 16(4) में देखने को मिलता है। अब आपको मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर आरक्षण जो है मूल भारतीय संविधान में तो देखिए केवल एससी और एसटी वर्ग के लिए ही आरक्षण का प्रावधान था। वर्तमान समय में कई सारी नई कैटेगरीज बना दी गई हैं, ओबीसी बन गई है, जनरल में भी 10% की एक अलग से, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की एक अलग से कैटेगरी बन गई है। ठीक है? राज्य वाइज बहुत अलग अलग होती हैं। तो ये क्या है? तो देखिए, अब सवाल ये उठता है कि भारत में पिछड़ा कौन है? ठीक है? भारत में पिछड़ा कौन है? ठीक है? तो भारत में पिछड़े वर्गों की जांच हेतु सन 1953 में, कब दोस्तों? 1953 में, 1953 में पहली बार प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया। ठीक है?
जिसके अध्यक्ष थे काका कालेलकर। क्या नाम है इनका? काका कालेलकर की अध्यक्षता में भारत का प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग जो है वो गठित किया जाता है, जिसकी सिफारिशों को भारत सरकार ने रिजेक्ट कर दिया या फिर खत्म कर दिया, नहीं माना। इसके बाद भारत में दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया। कौन सा दोस्तों? दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया। और ये दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग है, ये गठित किया गया था 1979 में। कब दोस्तों? 1979 में ये गठित किया गया था। किसकी अध्यक्षता में? एक व्यक्ति हैं, बिहार के सांसद हैं जिनका नाम था ब्रजेश्वरी प्रसाद मंडल। मैं यहाँ पर उनको बीपी मंडल लिख रहा हूं। बीपी मंडल की अध्यक्षता में भारत का दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया जाता है। इस आयोग ने 1980 में अपनी रिपोर्ट पेश कर दी और इसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत के भीतर केवल एससी या एसटी वर्ग में शामिल जातियां ही पिछड़ी नहीं है, बल्कि इसके अतिरिक्त लगभग 3743 ऐसी जातियां हैं जिनका भारत की जनसंख्या में तो अनुपात जो प्रतिशत है वो 52% है, लेकिन ये 3743 जातियां या तो सामाजिक स्तर पर या अन्य किसी स्तर पर क्या है, पिछड़ी हुई। और उसने कहा, इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इन 3743 जातियों के लिए भारत सरकार को कम से कम 27% आरक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए और एक नई कैटेगरी बनानी चाहिए। कौन सी दोस्तों? ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास। समझ रहे हो? मैं कहानी समझा रहा हूं कि ओबीसी के आरक्षण की व्यवस्था कैसे आई। ठीक है, वैसे तो एससी और एसटी के लिए प्रमूल भारतीय संविधान पहले से ही थी। एससी के लिए 15%, एसटी के लिए 7.5%। ठीक है, अब ओबीसी के लिए आज के समय में जो 27% रिजर्वेशन है, ये किस तरीके से आया? ठीक है, तो यहां पर ये इसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 3743 जातियां जो हैं, जो किसी न किसी रूप से पिछड़ी है, इनको सरकार के लिए अलग से कैटेगरी बनानी चाहिए ओबीसी के नाम से, और उसमें इनके लिए 27% रिजर्वेशन लागू कर देना चाहिए। 1980 में रिपोर्ट उन्होंने पेश की और इस रिपोर्ट को भारत सरकार के द्वारा 1990 में स्वीकार किया गया। कब स्वीकार किया गया दोस्तों? 1990 में। ठीक है, 1990 में जब हमारे प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, वीपी सिंह की सरकार में इस रिपोर्ट को स्वीकार किया गया और वीपी सिंह ने 1990 में ओबीसी कैटेगरी बनाकर अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 27% रिजर्वेशन की व्यवस्था कर दी और उसे लागू कर दिया गया। यानी कि ओबीसी वाला जो 27% का रिजर्वेशन है, ये 1990 से स्टार्ट हुआ। समझ आया यहाँ तक? कोई दिक्कत? अब देखिए, वीपी सिंह के बाद नरसिम्हा राव जी सरकार में आए। ठीक है, नरसिम्हा राव जी की स्थिति सरकार में कुछ खास अच्छी नहीं थी, डामाडोल स्थिति थी, और वो फिर से कहीं ना कहीं अब प्रधानमंत्री पद को प्राप्त करना चाहते थे। उनके मन में ये मनसा रही होगी, इसलिए उन्होंने एक ट्रम्प कार्ड खेला। एक छोटा सा मुद्दा उठाया उन्होंने कि उन्होंने कहा कि ये घोषणा की कि यदि वो दोबारा सत्ता में आते हैं तो वो जो सवर्ण जातियां हैं, जिसे आप जनरल कैटेगरी कहते हैं, उस सवर्ण जातियों को इकोनॉमिक आधार पर, यानी कि आर्थिक आधार पर 10% रिजर्वेशन देंगे। दरअसल ये उनका एक कार्ड था, एक तरीका था सवर्ण जातियों को या जनरल जातियों को, जनरल कैटेगरी की जातियों का वोट बैंक प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो ये सब उन्होंने 1991 में कहा। 1991 में नरसिम्हा राव ने कहा कि यदि वो दोबारा सत्ता में आते हैं तो एक नई कैटेगरी बनाई जाएगी, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास। ठीक है, जो आर्थिक आधार पर पिछड़ी है और इसमें केवल सवर्ण जातियां होंगी और उनके लिए वो 10% आरक्षण की व्यवस्था करेंगे। हालांकि अगला मौका उनको ऐसा मिला नहीं, तो ये जो है आरक्षण की जो ये बात थी, ये यहीं पर थम जाती है। ठीक है, अब देखिए, इसके कुछ समय पश्चात आप देखेंगे कि वर्तमान में मोदी गवर्नमेंट ने इस 10% रिजर्वेशन को लागू कर दिया। ठीक है, तो कोई दिक्कत? अब समझिए, अब दिक्कत यह है कि 1992 में सर्वोच्च न्यायालय में इस आरक्षण से जुड़ा हुआ एक विवाद पहुंचता है और इस विवाद का नाम है दोस्तों इंदिरा साहनी विवाद। ठीक है, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ विवाद, और इसी को हम दूसरे नाम मंडल विवाद के नाम से भी या मंडल केस के नाम से भी जानते हैं। 1992 की बात है।
ठीक है ना। अब देखिए इसमें दरअसल आरक्षण की व्यवस्था को चुनौती दी गई थी इस वाले विवाद में, और यह विवाद आरक्षण के क्षेत्र में एक माइलस्टोन साबित हुआ। ठीक है, दरअसल इस विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आरक्षण जो है यह समानता विरोधी नहीं है। कैसा नहीं है दोस्तों? समानता विरोधी नहीं है। यानी कि आरक्षण जो है यह समाज में भेदभाव नहीं करता, बल्कि यह सामाजिक न्याय की श्रेणी में आता है, यह जरूरी है। ठीक है, तो पहली बात उन्होंने कहा कि आरक्षण जो है वो समानता विरोधी नहीं है। और दूसरे उन्होंने इसमें स्पष्ट बात क्या कही कि आरक्षण की जो अधिकतम सीमा है, यह वर्तमान समय में मुद्दा चल रहा है, आरक्षण की जो अधिकतम सीमा है वो क्या है? वो 50% से अधिक नहीं हो सकती। देखिए वर्तमान समय में ये करंट इश्यू बना हुआ है, इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। देखिए ये दरअसल ये विवाद निकल के आया महाराष्ट्र में जो मराठा लोग हैं वो अपने लिए रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं। ठीक है, यदि उनको भारत सरकार जो है, महाराष्ट्र सरकार जो जिसने उन्होंने लगभग कंफर्म नहीं, लगभग 13% रिजर्वेशन देने का वादा किया है, यदि वो ऐसा देती है तो महाराष्ट्र में आरक्षण की जो तय सीमा है वो 50% को क्रॉस कर जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी कंडीशन में ये मामला पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पर केवल महाराष्ट्र के ही नहीं अन्य राज्यों की सहमति या उनकी राय भी जरूरी है कि क्या आरक्षण की सीमा को 50% से आगे बढ़ाया जा सकता है या नहीं। ठीक है, इस संबंध में ध्यान रखिएगा कि आरक्षण की सीमा 50% होगी, यह तय होता है कहां पर? मंडल केस में, इंदिरा साहनी विवाद में। यानी कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि यदि किसी डिपार्टमेंट में मान लीजिए 100 वैकेंसीज निकलती हैं, इन 100 में से 50 वैकेंसीज पर, 50% वैकेंसीज पर ये आप आरक्षण दे सकते हो, बाकी 50 जो वैकेंसीज हैं, 50% जो पद हैं वो अनारक्षित रहेंगे, अनरिजर्व रहेंगे, जिसे आप जनरल कहते हो। समझ आई बात? ठीक है, लेकिन सरकार ये भली बात है, क्योंकि आरक्षण देखिए पहले तो ये एक सामाजिक न्याय का मुद्दा था, लेकिन कहीं ना कहीं धीरे धीरे ये अब एक राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। ठीक है, आरक्षण की व्यवस्था को 10 वर्षों के लिए लागू किया गया था प्रारंभ में, किंतु धीरे धीरे इसे बढ़ाया जाता रहा। हाल ही में मोदी सरकार ने भी इसे 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया। यस और नो? ठीक है, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कोई भी सरकार जो है वो आरक्षण प्राप्त जो कैटेगरीज हैं, या मैं कहूं कि आरक्षण प्राप्त जो जातियां हैं, उनसे दुश्मनी मूल नहीं लेना चाहती। क्यों? क्योंकि उनके पास इतना वोट बैंक है जो एक सरकार को बनाने या गिराने के लिए काफी है। तो कोई भी पार्टी, इवन मैं इसी पार्टी की बात, इसी सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी सरकार की मैं बात कर रहा हूं, तो वो कोई भी सरकार इस आधार पर उनसे दुश्मनी नहीं लेना चाहती है। इसी कारण इसने राजनीतिक रंग ले लिया है और धीरे धीरे ये आगे बढ़ता रहा है। ठीक है दोस्तों, उस बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, जब हम डिटेल में कॉन्सेप्ट टॉक में इसके संबंध में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आरक्षण की अधिकतम सीमा जो मंडल केस है इसमें 50% तय कर दी जाती है। ठीक है, ये दो बातें इसमें याद रखिएगा। लेकिन जो है सरकार जो है वो इस बात को भली भांति जानती है कि उनके आरक्षण की सीमा 50% को क्रॉस करेगी ही करेगी। तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाए? तो ऐसी कंडीशन में वो क्या करेगी? अपने आप को सर्वोपरि रखने के लिए संविधान में क्या कर देगी? संशोधन कर देगी। और हम देखेंगे कि संविधान में संशोधन करने के पश्चात ही लगभग 1992 में, क्योंकि यह विवाद 1992 का ही है, यहां पर एक 76वां संविधान संशोधन किया जाता है और एक नया आर्टिकल जोड़ा जाता है, अनुच्छेद 16(4) कै, इसे आप ए भी लिख सकते हैं। और 16(4) कै के माध्यम से यह जोड़ा गया कि राज्य जो है वो राज्य के अधीन राज्य के अधीन सेवाओं में शेड्यूल कास्ट तथा शेड्यूल ट्राइब्स, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति, किसमें दोस्तों? पदोन्नति, या हम इसे कह देते हैं कई बार प्रोन्नति। इसे आप इंग्लिश में एक टेक्निकल टर्म से समझ सकते हैं, इंग्लिश में आप इसे समझ सकते हैं प्रमोशन। ठीक है, पदोन्नति में क्या लागू कर सकता है? आरक्षण लागू कर सकता है।
कर सकता है। देखिए, इस के तहत कहा जा रहा है कि यदि राज्य को यह प्रतीत होता है कि राज्य की सेवाओं में अनुसूचित जाति या जनजाति के जो व्यक्ति हैं उनका प्रतिनिधित्व कम है, यानी कि उतना नहीं है जितना होना चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में वो निचले स्तर पर जो राज्य की सेवाओं में काम कर रहे हैं उन लोगों को प्रमोशन में क्या दे सकती है, आरक्षण दे सकती है। और सबसे ज्यादा विवाद इसी को लेकर है। लोग जो आरक्षण विरोधी लोग हैं वो ये तर्क देते हैं कि यदि आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए तो आरक्षण का लाभ जो है वो केवल एक स्तर पर दिया जाना चाहिए। ठीक है, आपने सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया और ठीक है, वहां पर वो खत्म हो गया। उसके बाद जो जैसा परफॉर्मेंस करेगा, जैसी जिसकी योग्यता होगी, वो उस हिसाब से क्या करेगा, प्रमोशन पाता रहेगा। लेकिन यहां पर तो स्पष्ट कह दिया केवल एससी और एसटी वर्ग को ही प्रमोशन में आरक्षण दिया जाएगा, राज्य यदि चाहे, इसीलिए इसका ज्यादा विरोध है। ठीक है, अब देखिए एक बात और मैं आपको यहां पर ध्यान दिलाना चाहूंगा। कुछ समय पहले, कुछ या 1-1.5-2 साल पहले हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की थी कि जिस तरीके से ओबीसी में क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू है, ठीक उसी प्रकार से एससी और एसटी में भी क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू होना चाहिए। ये जो क्रीमी लेयर का सिद्धांत है, दरअसल मैं आपको थोड़ा सा बता, मेरे माइंड से मिसप्लेस हो गया, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये क्रीमी लेयर का जो सिद्धांत है ये भी किस में दिया गया था, इसी इंदिरा साहनी विवाद में दिया गया था, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ओबीसी के साधन संपन्न तबके को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। जैसे मैं आपको समझाता हूं, देखिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। दरअसल यहां पर कहा गया है कि क्रीमी लेयर, ये जो क्रीमी लेयर का सिद्धांत है इसे थोड़ा सा समझ लीजिएगा। क्रीमी लेयर, देखिए इंदिरा साहनी विवाद में ये क्रीमी लेयर का सिद्धांत आता है, किस विवाद में आता है, इंदिरा साहनी विवाद, इंदिरा साहनी विवाद में क्रीमी लेयर का सिद्धांत दिया जाता है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। अब क्रीमी लेयर से मतलब क्या है, दरअसल सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि ओबीसी के साधन संपन्न तबके को क्रीमी लेयर रिजर्वेशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। अब देखिए कि भारत में ओबीसी के अंदर क्रीमी लेयर कौन है, इस बात की जांच हेतु 1992 में एक समिति गठित की गई जिसका काम था कि ओबीसी में साधन संपन्न तबका कौन है, इस बात का निर्धारण कैसे होगा। तो 1992 में एक समिति गठित की गई जिसका नाम था रामनंदन समिति। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद रखिएगा, रामनंदन समिति। इस रामनंदन समिति जो है, इस रामनंदन समिति ने तय किया कि जिन 1992 की मैं बात बता रहा हूं कि जिन ओबीसी के अंदर जिन व्यक्तियों की सालाना आय यानी कि वार्षिक आय जो है वो 1.5 लाख रुपए वार्षिक से ज्यादा है तो उन्हें वो क्रीमी लेयर में माना जाएगा, क्रीमी लेयर में शामिल माना जाएगा। अर्थात उन्हें क्या नहीं दिया जाएगा, ओबीसी के रिजर्वेशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। किंतु वर्तमान में इसकी जो वार्षिक सीमा है ये बढ़कर कितनी हो गई है, 8 लाख रुपए वार्षिक। तो बेसिक आपको याद ये रखना है कि क्रीमी लेयर का सिद्धांत किस विवाद में दिया गया और क्रीमी लेयर की पहचान हेतु कौन सी समिति गठित की गई, कब गठित की गई और इसकी वर्तमान सीमा क्या है। ठीक है दोस्तों, वापस चलते हैं। देखिए हम बात कर रहे थे किसकी, अनुच्छेद 16(4) की, जिसमें राज्य ने यह तय किया कि वो राज्य के एससी और एसटी वर्ग के लोगों को केवल नौकरी प्राप्त करने में ही नहीं बल्कि प्रमोशन में भी आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम अनुच्छेद 16(4) ख की। 2001 में एक नया आर्टिकल जोड़ा गया 16(4) ख। कौन सा, 16(4) ख या बी भी आप कह सकते हो, जिसमें कहा गया कि राज्य जो है, राज्य बैकलॉग, इसे हम हिंदी में कहेंगे बकाया, इंग्लिश में क्या कहेंगे, बैकलॉग। राज्य बैकलॉग पदों को भरने हेतु 50% की तय आरक्षण सीमा, 50% की तय आरक्षण सीमा को पार कर सकता है और इसे
आरक्षण का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ठीक है, मैं आपको इसे एक छोटे से उदाहरण के द्वारा समझाता हूं। देखिए, मंडल केस में सर्वोच्च न्यायालय ने तय कर दिया कि भाई आरक्षण जो है अधिकतम कितना हो सकता है, 50 हो सकता है, 50%। लेकिन 16(4) में कहा गया है कि 50% से ज्यादा हो सकता है। उदाहरण दीजिए, मान लीजिए राजस्थान सरकार ने मान लीजिए 100 पद निकाले, किसके, मान लीजिए एसआई के, पीएसआई के, पुलिस सब इंस्पेक्टर के। मान लीजिए आरक्षण क्या कहता है, आपका मंडल केस क्या कहता है कि इन 100 में से 50 पद तो हो सकते हैं आरक्षण में और 50 पद अनरिजर्व रहेंगे। समझ आ रही बात, केवल 50। अब मान लीजिए इन 50 जो रिजर्वेशन के पद हैं, इनमें से मान लीजिए एससी के खाते में मान लीजिए 20 पद आते हैं। कितने पद, 20 पद आते हैं। लेकिन जब भर्ती पूर्ण हुई, कंप्लीट हुई, तब पता चला कि जो आरक्षित पद थे एससी के लिए 20, उनमें से केवल 10 पद ही भरे गए, यानी कि 10 पद अभी भी खाली रह गए। ये पद कहलाएंगे बकाया पद या बैकलॉग पद। अगले वर्ष फिर मान लीजिए 100 वैकेंसी जाती हैं, इस बार भी वही रेशो है, 50 आरक्षित पद, 50 अनारक्षित पद। समझ रहे हो, और इस बार भी मान लीजिए एससी के खाते में कितने पद है, 20। तो इस बार एससी के 20 नहीं बल्कि 10 बकाया पद, यानी कि टोटल 30 पदों पर रिक्रूटमेंट किया जाएगा। और इस लिहाज से देखें तो सीधा सीधा पता चल रहा है कि ये जो 50% की तय आरक्षित सीमा है, ये क्रॉस होगी, और ये सरकार भली भांति जानती थी। इसीलिए तो उन्होंने संविधान में संशोधन करके अनुच्छेद 16(4) जोड़ा। ठीक है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि राज्य को यह अधिकार प्राप्त है कि वह बैकलॉग या बकाया पदों को भरते वक्त 50% की तय आरक्षण सीमा को पार कर सकता है और इसे आरक्षण का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। समझ आई दोस्तों ये बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा अगला लास्ट आर्टिकल खंड बचा है अनुच्छेद 16 का, वो है अनुच्छेद 16(5). ठीक है, अनुच्छेद 16(5). देखिए, इसमें कहा गया है कि राज्य विशेष प्रयोजन हेतु विशेष पदों पर विशेष समुदाय के नागरिकों को प्राथमिकता दे सकता है। ठीक है, इसमें कहा गया कि राज्य के पास यह अधिकार है कि वो विशेष प्रकार के पदों को या विशेष पदों पर वो विशेष धर्म के लोगों की ही नियुक्ति कर सकता है। जैसे कि मैं आपके लिए एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो आप किसी अपने ऐसे साथी या ऐसे किसी रिलेटिव से बात कीजिएगा जो किस में काम करता हो, आर्मी में हो। ठीक है, तो आर्मी में धर्मगुरु की एक पोस्ट होती है, धर्मगुरु। ठीक है, धर्मगुरु, यानी कि आर्मी में आप पाओगे कि यहां पर मौलवी, पंडित और अन्य धर्मों से जुड़े हुए लोगों की एक सरकारी वैकेंसी निकाली जाती है। तो ये विशेष पद है। मान लीजिए आर्मी जो है वो किसी पुजारी की वैकेंसी निकालती है, तो क्या पुजारी के पद पर किसी मौलवी को नियुक्त किया जा सकता है क्या? यदि हाँ, तो फिर उसका कार्य क्या होगा? या मौलवी के पद पर किसी पुजारी को लगाया जा सकता है क्या? नहीं ना। तो ये इसमें ऐसे प्रकार के विशेष पदों की बात कही जा रही है कि राज्य जो है वो विशेष प्रयोजन हेतु बनाए गए कुछ विशेष जो पद हैं, उन पर विशेष समुदाय या विशेष धर्म के लोगों को ही क्या दे सकता है, प्राथमिकता दे सकता है। जबकि अनुच्छेद 16(2) में क्या कहा गया था कि धर्म और जाति के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। तो ये 16(2) का सीधा सीधा क्या है, अपवाद है, जो जरूरी भी है। ठीक है, और कहीं ना कहीं लेटरल पदों पर लेटरल यूपीएससी के जो पद है उन पर लेटरल एंट्री का जो सिस्टम चल रहा है वो भी कहीं ना कहीं इसी अनुच्छेद 16(5) से जुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि अनुच्छेद 16 का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है,
इसे लेकर आपका यदि फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख सकते हैं, आपकी बात का जल्द से जल्द जवाब दिया जाएगा। ठीक है, और आप क्लास को लगातार ज्वाइन करते रहिए, आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।